गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 12th में हम लोग मगध का उत्कर्ष देख रहे थे पढ़े थे मगध का उत्कर्ष। आज उसी मगध के उत्कर्ष में हम लोग सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ लिए थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ लिए थे। शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश, उसको भी देखे थे। और नंद वंश के बाद आया हमारा कौन सा वंश? मौर्य वंश, जिसने मगध पर अपना शासन कायम किया। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, कैसे की और कब की। इस चीज के विषय में हम लोग आज ये सब देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, क्योंकि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और 12th की हिस्ट्री में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं मगध का मौर्य वंश, मगध पर मौर्य वंश। तो मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व, क्या लिखा हुआ है? 322 ईस्वी पूर्व नंद वंश का अंतिम शासक। आपको पता है कि नंद वंश जो था उसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था। तो महापद्म नंद ने किया था नंद वंश की स्थापना। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था क्या? घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। यानी 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है या मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसमें उनके गुरु चाणक्य ने, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का नाम क्या है? कौटिल्य, और उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनकी सहायता से उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। घनानंद की बहन थी दुर्धरा। घनानंद की एक बहन थी दुर्धरा और ये महापद्म नंद की पुत्री थी। इसी से उन्होंने क्या किया? विवाह किया। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया तो उसकी बहन दुर्धरा से उन्होंने क्या किया? विवाह किया। मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसके स्रोत, उसके दो स्रोत हैं। मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इसके दो स्रोत हैं। कौन कौन? तो एक है आपका साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है? तो साहित्यिक स्रोत में आता है पहला अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो आप कहेंगे कौटिल्य, या उन्हीं को चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाए तो उनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है इंडिका, जो मेगास्थनीज की कृति है, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है ना। ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था। ठीक है, तो ये यूनानी राजदूत था और ये इंडिका की रचना की। और इस इंडिका में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मुद्राक्ष, या इसको मुद्रा राक्षस कहा जाता है, जिसके राइटर हैं, जिसकी रचना की है विशाखा दत्त ने। यानी कि हमें इंडिका से, हमें अर्थशास्त्र से और हमें मुद्राक्ष से, जो विशाखा दत्त की कृति है, उससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और चौथा है जैन एवं बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश की स्थापना यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि साहित्यिक स्रोत में जो चीजें हैं वो अर्थशास्त्र है जो चाणक्य द्वारा रचित है। उसके बाद इंडिका है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है। मुद्राक्ष है जिसको विशाखा दत्त ने लिखा है। और जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख और तीसरा रुद्रदामन का अभिलेख। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख, अगर इसमें आप जानते हैं अभिलेख यानी वैसा लेख जो राजा महाराजा पत्थरों पर
गुफाओं में लिखवाते थे अपने क्रियाकलाप, उसी को अभिलेख कहा जाता है, यानी अपने बारे में। तो अशोक ने सबसे पहले अभिलेख शुरू किया था, तो अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत दो है, साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बाद आपका इंडिका है, इंडिका के बाद आपका क्या कहते हैं उसको, विशाखादत्त का जो है वो मुद्राक्ष है, और लास्ट है चौथा जैन और बौद्ध ग्रंथों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अशोक के अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है और रुद्रदामन का अभिलेख है। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, तो याद रखेंगे कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसका ये सेनापति था, थल सेनापति था, और जब यहाँ से सिकंदर चला गया भारत से, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। इसको ऐसा मालूम था कि अभी तक घनानंद का ही शासन था, ये समझकर उसने आक्रमण किया था, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसको युद्ध लड़ना पड़ा था सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी जो था व्यक्ति था, ये यूनानी शासक था। तो इसने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और इसकी पुत्री कार्नेलिया, यानी इसी का नाम है हेलेना, याद रखेंगे, कार्नेलिया या हेलेना एक ही व्यक्ति का नाम है, से विवाह कर लिया। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। उस समय शासक था कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया और उनकी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना से विवाह किया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, जो युद्ध हारा था सेल्यूकस निकेटर, तो उसकी संधि के अनुसार उसको 4 राज्य, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, यानी ये 4 क्षेत्र जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने थे। यानी युद्ध में जब सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो 4 क्षेत्र जो है, 4 राज्य वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। उसका नाम है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। आधुनिक समय में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान जो भी है और वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, उस पूरे क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे ना। संधि के अनुसार 4 राज्य जब उसको दिया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त दरबार के राज्य में, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है वो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यानी कि ये जो मेगास्थनीज था ये आया था कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और वहीं पे रहकर इसने इंडिका की रचना की थी। और इसी इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर, ये जैन गुरु थे कौन, भद्रबाहु। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाए थे। किससे प्रभावित होकर, तो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उससे वो प्रभावित हुए थे और जैन धर्म को अपनाए थे। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में एक जगह है जिसको हम लोग श्रवणबेलगोला के नाम से जानते हैं। 298 ईसा पूर्व में सनलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। अब इस बात को समझना है कि अपने शासन काल में बौद्ध धर्म की जब क्लास करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि 12 साल तक उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान उनके शासन में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है, भुखमरी की स्थिति हो जाती है। तो ये अपने गुरु
भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में आते हैं और कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला 298 से सल्लेखना। अब ये जो सल्लेखना जो विधि होता है इसमें उपवास के द्वारा यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इसमें तपस्या करते हैं और अपने शरीर को त्याग लेते हैं। तो यही सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो 298 ईसा पूर्व कहाँ हुई, तो कर्नाटक में। और अगर जगह का नाम देगा तो श्रवणबेलगोला में। किस विधि द्वारा, तो सल्लेखना का मतलब होता है उपवास रहकर, उपवास का मतलब हो गया बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इन्होंने अपना शरीर को क्या किया, त्याग दिया। यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम, यानी यूनानी जो लेखक थे उन्होंने अपनी जो पुस्तक की रचना की है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को 2-3 नाम दिया है। जैसे प्लूटार्क, ये एक यूनानी लेखक है, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और जस्टिन ने प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और जस्टिन जो था इसने उनको कहा था, जस्टिन एंड्रोकोटस ने कहा था, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया था किनको, तो यूनानी लेखक जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनको प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था, एंड्रोकोटस। अब है इस चीज को कि ये एंड्रोकोटस जो है इनका नाम है, इस बात का पता सबसे पहले विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स को ये पता चला था कि ये जो नाम है ये किनका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो यूनानी लेखक हुए उन्होंने चंद्रगुप्त का क्या नाम दिया, तो प्लूटार्क एक जो थे वो आपका यूनानी लेखक थे, उन्होंने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। और एंड्रोकोटस किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसका पता सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने लगाया, वो भी कब, 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये मतलब वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नहीं तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दूसरा उत्तराधिकारी पुत्र होता है बिंदुसार, वो आते हैं, और बिंदुसार के पुत्र होते हैं अशोक, वो आते हैं। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि इनके बाद जो आए बिंदुसार, उन्होंने साम्राज्य को किस तरह से विस्तार किया। तो अब हम लोग बिंदुसार के विषय में देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे इसके विषय में, और इसके पहले हम लोग देख लिए कि मौर्य वंश की स्थापना मगध पर किस तरह से हुई और किसने की। उसके बाद दूसरा जो शासक आता है वो बिंदुसार। दूसरा शासक कौन आता है, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इनकी माता का नाम था दुर्धरा, और ये वही दुर्धरा थी जो घनानंद की क्या थी, बहन थी। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि अमित्र घात का मतलब क्या होता है, तो शत्रु का नाश करने वाला। और अमित्र घात कहते किसको है, तो उसको कहते हैं हम बिंदुसार को कहते हैं। सीरिया के शासक एंटिओकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और सीरिया के शासक जो थे जिनके साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, उसने अपना एक राजदूत डायमेक्स को, याद रखिएगा राजदूत का नाम क्या है, डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। जब ये राजदूत आया बिंदुसार के दरबार में, तो उन्होंने, बिंदुसार ने उनसे पूछा कि तुम्हारे राज्य का क्या चीज जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो उसने 3 चीजें बताई, एक अंजीर, एक मीठी शराब, और वहाँ के जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर है, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी समय बिंदुसार जो है सीरिया के जो शासक रहते हैं, सीरिया के जो नरेश रहते हैं, उनसे यानी एंटिओकस से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग करते हैं। एंटिओकस ने 2 वस्तु, याद रखिएगा 2 वस्तु, अंजीर और मीठी शराब तो भेज दिए, लेकिन जो यूनानी दार्शनिक है उसको नहीं भेजा, और कहा कि यूनानी दार्शनिक का क्रय विक्रय यहाँ के कानून के खिलाफ है, यानी कि हम दार्शनिक को बेचते या खरीदते नहीं हैं। तो एंटिओकस ने, एग्जाम में पूछता है कि एंटिओकस ने कौन सी 2 वस्तुएं भेजी थी, तो अंजीर
और मीठी शराब भेजी थी, लेकिन यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ यूनानी दार्शनिकों की खरीद बिक्री नहीं होती है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक जो होता है एक संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के लिए जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक ने इस संप्रदाय के लिए 4 जो है वो आपका कहते हैं गुफा बनवाए थे बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक जो बिंदुसार का छोटा पुत्र था उसने बराबर की गुफा में इस आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय के क्या थे, ये अनुयायी थे। उसके बाद बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। उसी समय जब ये वहां के राजा थे ना मगध पे, तो उसी समय उनका एक क्षेत्र था तक्षशिला जहां पर विद्रोह हो गया था। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार था, इनका बड़ा पुत्र सुसीम था। इनका एक बड़ा पुत्र जो सुसीम था वही तक्षशिला का राजकुमार था। वह विद्रोह को दबाने में असफल हो गया, यानी कि जब वहां विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने में सुसीम जो है वो आपका असफल हो गया। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तक्षशिला का विद्रोह दबाने से पहले, चाहे शासक बनने से पहले, यानी कि जब वो मगध का शासक बना उससे पहले अशोक क्या था, तो अवंती का राज्यपाल। याद रखेंगे, अवंती का राज्यपाल था। और उस विद्रोह को दबाने के लिए, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़ी क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। क्रूरता का मतलब कि वहां पर न स्त्रियों को, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा गया, सभी को मार काट करके मतलब वहां से विद्रोह को दबा दिया गया। इतना क्रूरता पूर्वक अशोक ने मतलब विद्रोह को दबाया था कि सारे अगल बगल के जो राज्य थे वो सभी अशोक से डर गए थे। इतना क्रूरता पूर्वक उसने मतलब विद्रोह को दबाया था। और यही अशोक है, जब कलिंग का युद्ध होगा, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कलिंग का युद्ध भी इसी के जैसा होता है। तो उस समय इनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को, जो वहां का राजकुमार था, वो जब असफल हो गया तो अपने छोटे पुत्र जो अवंती का राज्यपाल था उसको भेजा कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाना है। तो बड़ी क्रूरता से अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है वो मगध के सिंहासन पर बैठता है। तो अशोक के विषय में हम लोग डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और उस समय है मौर्य साम्राज्य के जो तीसरा शासक था अशोक, उसके विषय में हम पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। आज हम समझे कि जो भारत मतलब मगध पर मौर्य वंश का संस्थापन किसने किया, किस तरह से किया, और पहला शासक कौन था और दूसरा शासक कौन था, उन्होंने क्या किया। तो 2 शासक के विषय में पढ़े। अब तीसरे के विषय में यानी अशोक के विषय में हम लोग अलग से दूसरी वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए अगर उपयोगी होगी, तो आप अपनी राय दिया करें। धन्यवाद।